नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पढ़ाकू वन पर। साथियों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को पढ़ चुके हैं और आज बारी है रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान 1236 से 1240, मात्र 4 वर्ष तक ये शासिका रही और 4 वर्ष में ही इन्होंने अपना इतिहास में एक विशेष स्थान रख लिया। अब समझेंगे थोड़ी सी उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन, जिससे कि हम रजिया सुल्तान की इस 4 साल की जर्नी को अच्छे से समझ सके। तो साथियों, हुआ यूं कि जब मध्यकालीन भारत में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले उसने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो जैसे ही उसने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो मृत्यु के बाद शाह तुर्कान, जो कि इल्तुतमिश की वाइफ थी, इसने अपने पुत्र फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया 1236 में। अब फिरोज शाह गद्दी के लिए योग्य नहीं था, जिस वजह से ये जल्दी गद्दी से हट गया और शासिका के रूप में रजिया सुल्तान को नियुक्त किया गया। तो रजिया सुल्तान इस तरीके से भारत की पहली एवं अंतिम मुस्लिम शासिका थी। अब देखो, ये मर्दाना कोट पहनकर राज दरबार में जाया करती थी और फैसले सुनाया करती थी। इसकी इसी बात से जो उस समय के अमीर थे या जो उस समय के पैसे वाले लोग थे, तुर्कले चिहलगानी के जो तुर्की मित्र थे इल्तुतमिश के, वो सब लोग इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते थे कि एक महिला हमारे ऊपर शासन कर रही है। समाज उस समय पर पैट्रियट समाज था, सब लोग पुरुषों को ज़्यादा महत्व देते थे, महिलाओं का सिर्फ वहीं तक हक था कि वो लोग केवल घरेलू काम करें, राज सिंहासन वगैरह पर उनका कोई अधिकार नहीं था। और यहाँ पर इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाकर इस अधिकार को उसे दिया। और इसका सबसे मेन काम क्या था? इसने सत्ता को केंद्रीकृत करने का कार्य किया। मतलब जो पावर है एक शासक की, उसको सेंट्रलाइज करने का काम रजिया सुल्तान ने किया। और वो लगातार अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे विद्रोहों का सामना करती रही। जैसे इसके प्रसिद्ध विद्रोह में एक व्यक्ति है अल्तुनिया। देखो, मैंने इससे पहले 3 वीडियो बना दी है और मैं लगातार अपने साथियों से, स्टूडेंट्स से रिव्यू मांगता रहता हूं, क्योंकि मैंने भी पिछले 6-7 साल कंपटीशन वगैरह में पढ़ाया है। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं उन लोगों से रिव्यू मांगता रहता हूं। तो मुझे बेसिकली 2 या 3 बातें ऐसी लगी जिसके मुझे समझ में आया कि ये चीज़ों पर काम करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें व्यूअर्स को भी समझानी पड़ेगी अगर आपके मन में भी वो डाउट्स हैं। पहली तो बात कि मैं एक सीक्वेंस में नहीं लिखता हूँ। दूसरी शिकायत मेरे सामने आई कि मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूँ। तीसरी बात आई कि मैं बहुत ज़्यादा समझाता हूँ। आमतौर पर जो यूट्यूब पर टीचर पढ़ाते हैं वो थोड़ा थोड़ा समझा कर निकल लेते हैं। सत्य 2 मिनट की बात है, बस समझे। पहली तो बात, मैं सीक्वेंस में नहीं लिखता हूँ। इसका रीज़न ये है
कि मैं आपको माइंड मैपिंग के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि आप एक बुक दिमाग में छाप के ना चलो, चीज़ों को अपने दिमाग में अपने हिसाब से फंक्शनलाइज करो। अगर आपको रिटर्न फॉर्म में चीज़ें याद रखना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इन्हीं चीज़ों को, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करें, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ उन बातों को जो भी समझानी होती है। दूसरी बात, मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि हर किसी की अपनी अलग अलग स्पीड होती है, और अगर मैं धीरे पढ़ाता हूँ तो जो बच्चे अभी बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल नए हैं, वो लोग इन चीज़ों को कैच कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे। तीसरी बात, और जिन लोगों को ऐसा मतलब फास्ट पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो वीडियो को 1.2x पर करके या 1.5x पर करके समझ सकते हैं। तीसरा ये कि भाई मैं ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ तो देखो, अदर जो भी पर्सन आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। मोस्ट ऑफ द पीपल्स का पर्पज़ पैसा कमाना होता है। मेरा पर्पज़ यहाँ पर मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूँ। मेरे पास अपनी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है और मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन है पढ़ाने का। पढ़ाई मेरा पैशन है, टीचिंग मेरा पैशन है, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी पढ़ाकू रख रखा है। तो भाई मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ आप लोग इन्हें प्लीज़ दूसरे बच्चों तक भी शेयर किया करो, ताकि जो लोग सच में इस चीज़ की ज़रूरत रखते हैं उनको ये मिल सके। वैसे तो एजुकेशन आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इजी और मतलब कम कॉस्ट पर अवेलेबल है, बट अब भी कुछ बच्चे उतना भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते। तो अगर वो अपने पास एक मोबाइल भी रख रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो। मैं खाली हिस्ट्री नहीं, मैथ, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी वगैरह सबकी वीडियोस धीरे धीरे डालूंगा। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है इस चैनल को। तो मैं था अल्तुनिया पर। तो साथियों, हमने समझा था कि रजिया सुल्तान जैसी ही शासक बनी थी, उसने बहुत सारे विरोधों का सामना किया। अल्तुनिया थे भटिंडा से, और इन्होंने भी रजिया सुल्तान का हमेशा विरोध ही किया था। बड़ा सर में दर्द करके रखा था, पावरफुल व्यक्ति थे। अच्छा, एक बार हुआ क्या भाई, रजिया सुल्तान प्रशासनिक कार्यों से राजमहल से बाहर गई हुई थी। तो जैसी ही बाहर गई तो इनके जो विरोधी थे उन्होंने एक व्यक्ति को शासक बना दिया, बहराम शाह। बहराम शाह को शासक बना दिया, गद्दी पर बैठा दिया। और जब रजिया सुल्तान वापस आई और उसने उसे गद्दी पर बैठे हुए देखा तो रजिया सुल्तान ने बहराम शाह के साथ युद्ध किया। बट अनफॉर्चुनेटली रजिया सुल्तान हार गई, और इसके हारने के बाद इसने बहुत सारे प्रयास किए दोबारा से गद्दी अपनाने के। जैसे अभी मैंने आपको अल्तुनिया के बारे में बताया, तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया। तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया ताकि इसके पावरफुल पर्सन था, इसके सहयोग के साथ ये दोबारा से गद्दी हथिया सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से परिवारवाद में फंसकर और बाकी समाज की उस समय की परिस्थिति के हिसाब से ये शासिका नहीं बन पाई। और 1240 ईस्वी में एक स्थान है नॉर्थ इंडिया में, कैथल। कैथल से आते समय डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी। इस तरीके से रजिया सुल्तान मारी गई। एक इतिहासकार हैं एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन ने रजिया सुल्तान के बारे में कहा था कि अगर रजिया एक महिला न होती तो वो पक्का जो दिल्ली सल्तनत है उसकी सबसे प्रसिद्ध और सबसे पसंदीदा
मुस्लिम शासक होती। तो ये सब हमने पढ़ा रजिया सुल्तान के बारे में। अभी मैं आपको थोड़ा सा और कनेक्ट करके चलता हूँ, क्योंकि इल्तुतमिश की फैमिली में और भी कई सारे शासक रहे, लेकिन उनका टर्म्स थोड़ा कम रहा और वो इतने प्रभावशाली भी नहीं रहे। तो आप लोग इन चीज़ों को नोट डाउन करते चले साथ साथ। अब देखो, जैसे ही रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई तो बहराम शाह गद्दी पर बैठ गया और रजिया के बाद बहराम शाह शासक बना और इसका शासनकाल रहा 1240 से 1242 तक। 1242 में बहराम शाह की हत्या कर दी गई। किसने? महमूद शाह ने। महमूद शाह ने बहराम शाह की हत्या की और खुद गद्दी पर बैठ गया। ये भाई बहन ही थे सब आपस में। महमूद शाह ने जब बहराम शाह की हत्या कर दी तो उसके बाद ये गद्दी पर बैठा 1242 से 1246 तक। महमूद शाह की मृत्यु के बाद एक व्यक्ति थे नसीरुद्दीन महमूद, और नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। 1246 से 1265 तक ये शासक रहे। और इस तरीके से इल्तुतमिश का वंश आखिरी वंशज नसीरुद्दीन महमूद शाह थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं और अब समझते हैं एक दूसरे शासक के बारे में, जो कि इल्तुतमिश के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है। इनका नाम था बलबन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बलबन के बारे में। बलबन का शासनकाल 1265 से 1286 ईस्वी तक रहा और बलबन ने अपने वंश को बलबनी वंश कहा। बलबनी वंश वैसे गुलाम वंश के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये भी एक तरीके से गुलाम ही था। तो ये था नसीरुद्दीन महमूद का गुलाम। नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री एवं इसी का था दामाद। देखो, अगर आप बलबन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये कुछ कुछ आपको इल्तुतमिश के जैसा ही लगेगा। इसने, जैसे इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से विवाह किया था, उसका गुलाम था और उसके यहाँ महत्वपूर्ण पद पर भी था, ऐसे ही बलबन भी नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री और दामाद रहा। और ये इल्तुतमिश की तुर्कन ए चीहलगानी, जो कि मैंने आपको समझाया था 40 तुर्की सरदारों का समूह था, उसी का ये मेंबर था। और जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने सबसे पहले एक चीज नोटिस की कि मुझे सबसे पहले राजपद की गरिमा को बढ़ाना है, क्योंकि बलबन इस बात को ऑब्जर्व कर रहा था कि जैसे जैसे मान लो पहले रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया गया, फिर महमूद शाह को गद्दी पर रखा गया और इस तरीके से ये चीज़ें चेंज होती रही,
तो इससे कहीं ना कहीं जो अमीर वर्ग था समाज का, उसके दिमाग में आया रहा कि भाई कोई भी सुल्तान के पद को एवं ही हटा सकता है और एवं ही रख सकता है। तो इसने उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो किया और इसके लिए इसने कुछ नियम चलाए। जैसे सबसे पहले तो इसने राजपद को नियामते खुदाई कहा। इसने समझाया कि जो राजगद्दी है, जो सिंहासन है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है धरती पर। भगवान ने या अल्लाह ने उसको धरती पर इसीलिए स्थापित किया है ताकि लोगों में बैलेंस बना के रख सके, नियम न्याय वगैरह वो लागू कर सके। दूसरा, इसने खुद को जिल्ले इलाही कहा। जिल्ले इलाही मतलब अल्लाह की परछाई। इसने खुद को कहा अल्लाह की परछाई, और सबसे कहा कि भाई जैसे तुम अल्लाह की खिदमत करते हो ऐसे ही मेरी भी खिदमत करो। इसने स्ट्रिक्टली कुछ रूल लागू किए। जैसे इसने सिजदा एक व्यवस्था शुरू की थी। सिजदा का मतलब होता है सिर झुकाना। और दूसरी व्यवस्था शुरू की थी पैबोस। पैबोस का मतलब होता है घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के पैरों को चूमना। सुल्तान के पैरों को चूमना, उसको पैबोस बोलता था। तो इस तरीके से आप समझे, सिजदा का मतलब हो गया, अगर आप इसने थोड़ा माइंड से सोचा इस चीज को, कि जैसे कोई भी राजकोट में एंट्री करेगा तो उसकी गर्दन ऊपर नहीं उठनी चाहिए, वो झुक के सुल्तान के सामने नजरें नीची करके ही आएगा। दूसरा, बाकी बात बाद में होगी, पहले बलबन के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर और उसके पैरों को चूमना, नतमस्तक करना पड़ेगा। चौथा, इसने तुर्कन ए चीहलगानी का अंत कर दिया था। तुर्कल ए चीहलगानी का अंत किया। अब देखो, ये जिस वर्ग का सदस्य था तुर्कन ए चीहलगानी, इसको पता था कि 40 सरदार हैं भाई, जैसे मैं शासक बन गया ऐसे कोई और मुझे मारकर शासक बन जाएगा। इससे पहले अभी मैं सत्ता में हूँ, पावर में हूँ, तो मैं उन लोगों को नष्ट कर दूँ, उनके समूह को तोड़ दूँ, उन लोगों को मार दूँ। तो इसने तुर्कन ए चीहलगानी का अंत कर दिया और अपनी शक्ति को थोड़ा सा मजबूत किया। देखो, इसके बारे में और भी कई सारी चीज़ें हैं। इसने एक त्योहार चलाया था, नौरोज। तो नौरोज जो है वो पारसियों का नववर्ष है। नौरोज किसका नववर्ष है भाई? पारसियों का नववर्ष। और आप मेरा विश्वास कीजिए, परीक्षा में प्रश्न सैकड़ों बार पूछा गया है कि नौरोज त्योहार किसने शुरू किया था। तो नौरोज त्योहार बलबन ने शुरू किया था। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पारसियों के नववर्ष को कहा जाता है नौरोज। कई बार पूछा गया नौरोज क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो व्यवस्था थी ये बलबन ने शुरू की थी। साल 2020 में तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा, क्योंकि उस समय पर भारत सरकार ने भी पारसियों के लिए नौरोज त्योहार मतलब नेशनल हॉलीडे वगैरह घोषित किया था उस टाइम पे। तो इस टाइम बड़ा चर्चा में रहा। और इसके बाद 6ठे नंबर पर इसने एक नीति लागू की थी जिससे कि समाज में लूटपाट नष्ट हो सके, कम हो सके। उसको कहता था ये
रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। रक्त और लौह की नीति के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति इसके शासनकाल में कोई गुनाह करता हुआ पाया गया इसके अकॉर्डिंग, तो बलबन उसको सीधा ही उसका सर कलम कर देता था। और ये अपने आप में एक मतलब अब तक की सबसे खतरनाक वाली सजा थी। इस तरीके से जो बलबन है उसका समय काफ़ी ही ज़्यादा कंसाइज रहा राजपद को बढ़ाने के लिए, और इसलिए लंबे समय तक इसने शासन किया। बलबन के बाद इसका एक पुत्र था कैकुवाद। कैकुवाद गद्दी पर बैठा लेकिन जल्द ही मारा गया, और उसके बाद शासक बनाया गया कैमूर्स को। कैमूर्स शासक बना, लेकिन 1290 में इसकी भी मृत्यु हो गई। और इस तरीके से अगर कहा जाए गुलाम वंश का अंतिम शासक तो कैमूर्स था। आप ध्यान रखेंगे 1290 में गुलाम वंश का अंत हो गया। साथियों, ये वंश हमने लगभग 4 वीडियो में ख़त्म किया और धीरे धीरे समझा हर चीज़ों को। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें सच में इसकी आवश्यकता है, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। उन्हें प्लीज़ ये वीडियो भेजें ताकि वो लोग हमारे साथ जुड़ सके और अपनी सफलता के रास्ते में थोड़ी गति ला सके, क्योंकि कामयाब हर कोई होता है, बस फ़र्क उसकी चाल का है। इसी के साथ धन्यवाद।